नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही थी, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। आज हमने सवेरे भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया था, टाइम मिल गई थी तो, और शाम को भी एक वीडियो प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में जो भी प्रश्न है सभी बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी में भी है, साथ ही साथ हिंदी के साथ साथ, और सभी प्रश्नों का एक्स्ट्रा फैक्ट आप साथ में ही देखेंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक प्रश्न कवर हो जाएगी और साथ में याद रखने में भी सहूलियत होगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जिनको भी एग्जाम देना है, खास करके एसएससी एमटीएस का, एक एक बात को ध्यान से सुने। और पूर्व में जितने भी हमने वीडियो पीडीएफ प्रोवाइड कराया है, आशा करते हैं कि आप तैयारी कर लिए होंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है, वन फैमिली वन आईडी किस राज्य सरकार की पहल है। देखिए, अभी इस फॉर्म में कितने क्वेश्चन पूछे गए। वन फर्टिलाइजर वाला योजना है, ये कौन चला है, किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। इसके बाद जो अभी पूछा गया था कि पंचामृत योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है। तो इस प्रकार से योजनाएं भी आ रही है स्टेट वाइज, है ना। तो वन फैमिली वन आईडी, वन फैमिली वन आईडी इज द इनिशिएटिव ऑफ व्हिच स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है चलाया गया है, योगी सरकार के द्वारा चलाया गया है। पंचामृत योजना ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, ये गन्ना के खेतीहर के ऊपर जो है आधारित योजना है। इसके अलावा लाडली बहना योजना, ये महिलाओं को आर्थिक लाभ मुहैया कराना है ताकि उनके जो है रहन सहन में बदलाव हो सके, ये मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। इसके अलावा अम्मा योजना, ये सिक्किम की योजना है। अम्मा योजना, वात्सल्य योजना, ये सब सिक्किम की योजना है। उड़ान परियोजना, देखिए एक तो है उड़न, मैंने बार बार बताना है इसको, एक तो उड़न है, ये तो आपका वायुयान वाला है, उड़े देश का आम नागरिक, ये केंद्र सरकार की योजना है। एक है जी उड़ान योजना। उड़ान योजना देखिए राजस्थान की सरकार भी चलाती है, झारखंड की सरकार भी चलाती है, और दोनों कहीं ना कहीं जो है बालिकाओं से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, समूह 16 के तत्वों के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, है ना। तो ये जो 16 ग्रुप है, 16वां ग्रुप है आवर्त सारणी में, आप जानते हैं कि ग्रुपों की संख्या जो है इस प्रकार से, जो आपका रो है ये मात्र 7 है, जिसे हम आवर्त कहते हैं। और इस प्रकार से जो खड़ा हुआ है ये आपका 18 है जी, इसे वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं, ठीक है। तो ये 18 है और लेटा हुआ जो है ये 7 है, आवर्त, है ना। तो सबसे पहले तो आवर्त और समूह किसे कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम के अंदर, है ना। और आधुनिक आवर्त सारणी में मैंने कितना बताया, 7 आवर्त और 18 वर्ग, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी हो गया, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो जो 16वें समूह के तत्व हैं, जो मतलब थर्ड लास्ट है, 16वें थर्ड लास्ट होगा, फिर 17, फिर 18। तो ये वाली जो समूह है, इसमें जो है इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके आउटर सेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, और होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब समूह 16 में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, पोलेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सब समूह 16 में आ जाते हैं जी, है ना। तो इनको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, पोलेनियम से एक बात और ध्यान रखना है आपको कि ये जो पोलेनियम होता है ना, ये सबसे अधिक समस्थानिक रखते हैं, ठीक है, सबसे अधिक समस्थानिक रखते हैं। कितने समस्थानिक है इसके पास, तो 27 समस्थानिक है भाई इसके पास, ठीक है। इसी फॉर्म में 2 क्वेश्चन और याद रखना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटियम, टाइटियम और प्रोटियम, है ना। तो ये आपका प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम, इस प्रकार से 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के पास है। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम के पास है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो निगेटिविटी होती है ये फ्लोरीन है, ठीक है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण रखने वाला, ये क्लोरीन है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन ग्रुप में है, जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 में रखे गए, समूह 17 में रखे गए हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे हैलोजन ग्रुप को, है ना। तो ये तो था विस्तृत, मतलब थोड़ा सा हट के जानकारी, पोलोनियम से बात उठा कि इस फॉर्म में और कौन कौन से प्रश्न आते हैं, क्या क्या याद रखना है ना। तो यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन थे कि भाई समूह 16 के जो है तत्व, उनके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 6 हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं कि ये जो JKLM सेल का नाम दिया जाता है,
तो इनके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल में कितने हो सकते हैं, तो मैंने आपको लिखना सिखाया है 2 गुने सेल का स्क्वायर जी, है ना, 2 गुने सेल का स्क्वायर। तो पहले सेल में 1 का स्क्वायर 1 और 2 तो 2 ही होगा। दूसरे सेल में 2 गुने 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा भैया 8। तीसरे सेल में 2 गुने 3 का स्क्वायर बराबर 18 और चौथे सेल में 2 गुने 4 का स्क्वायर बराबर 32। इस प्रकार से जो है सेलों में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। पहला में 2, दूसरा में 4, दूसरा में 8 माफ़ कीजिएगा, तीसरा में 18 और चौथे में 32। ये 2n स्क्वायर होता है, जहाँ पे n क्या है, सेलों मतलब कक्षाओं की नंबरिंग, है ना, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, तो ये मोसले बाबा है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के बनाने में जो है मेंडलीव भी साथ दिया था, ठीक है, मेंडलीव भी साथ दिया था, ठीक है। लेकिन जो आजकल हम जिस पीरियोडिक टेबल को रीड करते हैं ये पूरा श्रेय मोसले को दिया जाता है। ये मोसले का जो है मतलब मॉडिफाइड आपका जो है टेबल है जिसे हम आजकल रीड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं भैया, तो 7 आवर्त 18 वर्ग। अभी अभी हमने मेंडलीव का नाम लिया था, तो मेंडलीव बाबा भी आवर्त सारणी बनाए थे, तो इनमें जो है 7 आवर्त और 9 वर्ग इन्होंने जो है अपने आवर्त सारणी में रखे थे। मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थे ना उनमें टोटल 63 तत्वों को स्थान दिया गया था। लेकिन ये जो मोसले बाबा के आवर्त सारणी है जो वर्तमान में है इसमें 118 तत्वों को स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा डिफरेंसेस कर लेंगे दोनों आवर्त सारणी में। इसके अलावा अभी अभी मैंने बताया समूह 18 में इनर्ट गैस है और समूह 17 में हैलोजन समुदाय है। हैलोजन समुदाय कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें क्लोरीन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है और फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ठीक है। इसके अलावा कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है तो हैलोजन, लेकिन मेन रूप से क्या नॉन मेटल में काउंट होगी, तो द्रव धातु जो है ये आपका ब्रोमीन है जो कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। कमरे के टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में आपका जो मेटल मिलेगा ये मिलेगा जी आपका पारा, है ना, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो अक्रिय गैस है, ये जो इनर्ट गैस है, इसे कौन कौन से होते हैं, तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नियॉन, ये सभी के सभी जो है अक्रिय गैस के उदाहरण है, इनर्ट गैस के उदाहरण है और ये नकारा है, इसीलिए सबसे अंतिम समूह में इसको जगह दिया गया है समूह 18। उसके बाद तो कोई समूह नहीं है ना, तो इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं कि ये तो ऐसे भी नकारा है, इनका नाम ही है निष्क्रिय, इनर्ट, अक्रिय, है ना। इसे देखिए, इसे आप ये नोबेल गैस भी कह देते हैं, ध्यान रहे, है ना, ओएसएससी जो है शुद्ध हिंदी में नोबेल गैस भी लिख देगा इनको, है ना, इनर्ट गैस को, तो ध्यान रखिएगा ये अक्रिय गैस का ही अन्य नाम नोबेल गैस भी है, ठीक है। तो ये समूह 18 में है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसके समूह 3 से लेकर 12 तक के तत्व को क्या कहते हैं, तो इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है आपको किसको, समूह 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को। इसे हिंदी में कहेंगे तो संक्रमणीय धातु कहा जाता है, संक्रमणीय धातु कहा जाता है आपको समूह 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब आधुनिक आवर्त सारणी में जो मैंने अभी कहा कि भैया 118 वो तत्व है, तो इसमें वर्गीकरण है ना, 91 जो है ये मेटेलिक है ना, 20 नॉन मेटल है और 7 जो है आपका उपधातु है जिसे अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह इत्यादि, है ना। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे, इन तीनों को जोड़िएगा तो 118 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, अधिकांश राज्यों के राज्यपाल के तबादला के बाद, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 2023 में 13 राज्यों में एक साथ एक झटके में जो है यूनियन टेरिटरीज और राज्य मिला के 13 जगहों पे जो है राजस्थान में मतलब राज्यपाल की स्थिति में फेरबदल करी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रायोरिटी बनती है, ठीक है, क्योंकि अब जून में आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो है ना, तो ये काफ़ी दिन हो गया जी, 4 महीने के करीब हो गया, तो यहाँ से बन सकती है क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द गवर्नर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, तो भैया ये हैं आपका रमेश बैस साहब। रमेश बैस साहब को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया और महाराष्ट्र के गवर्नर पहले कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी। कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी पहले जो है
महाराष्ट्र के गवर्नर थे, इनके जगह पे कौन आ गए हैं, सक्सीड कौन किए हैं, तो रमेश बैस किए हैं। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे रमेश बैस साहब कोश्यारी साहब के जगह पे आया तो ये सक्सीड किए इनको, ठीक है ना, ये सक्सीड किए इनको, ठीक है। इसके अलावा जो राज्यपाल की स्थिति में फेरबदल हुआ, जहाँ जहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, केती परनाइक ये अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं, लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के नए गवर्नर बने हैं, सीपी राधाकृष्णन ये झारखंड के नए गवर्नर बने हैं। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला ये हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं, ये आर्लेकर साहब का स्थान लिए हैं, और जो आर्लेकर साहब थे, है ना, ये बिहार के गवर्नर बन गए हैं जी, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गुलाब चंद कटरिया ये असम के गवर्नर बने हैं, पहले अतिरिक्त प्रभार में जगदीश मुखी हुआ करते थे, है ना। एस अब्दुल नजीर ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने हैं। बीवी हरिश्चंद्रन ये आपका छत्तीसगढ़ के अनसुईया उइके के जो है जगह पे आई है। अनसुईया उइके जो पहले छत्तीसगढ़ के थे, अब मणिपुर की जो है गवर्नर चुनी गई है। एंड ला गणेशन ये नागालैंड के गवर्नर बन गए हैं फुल रूप से। पी चौहान ये मेघालय के। राजेंद्र अर्लेकर साहब जो हिमाचल प्रदेश के थे पहले, अब बिहार के। रमेश बैस महाराष्ट्र के, और बीडी मिश्रा जो माथुर साहब का जगह लिए हैं और लद्दाख के जो हैं उपराज्यपाल बने हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो यूनियन टेरिटरीज होती है, यहाँ की कानून व्यवस्था राज्यपाल या यहाँ के प्रशासक के द्वारा करा जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है प्रशासके कहा जाता है और हर जगह उपराज्यपाले कहा जाता है। ये डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के लिए डिफरेंट नाम हो सकती है, ठीक है। तो इन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखें, जेहन में रखें, है ना। ये बात अलग है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री और पुदुचेरी में भी मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान अनुच्छेद 338 ए का संबंध किससे है? 338 ए का संबंध किससे है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 338 ए रिलेटेड टू? तो भैया 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनकी जो आयोग है ना, इनकी व्यवस्था अनुच्छेद 338 ए में करी गई है। देखिए यहाँ पे बड़ी सारी कन्फ्यूजन है जी, जरा ध्यान रखें, ठीक है। देखिए अनुच्छेद खाली 338 यानी आर्टिकल 338 कहेगा तो अनुसूचित जाति आयोग से होती है, एससी से होती है। अनुच्छेद 338 जो है ना बी कहेगा, ये बी है जी, ये ना बी कर लीजिएगा, 338 बी, तो ये भैया ओबीसी से संबंधित है। और अनुच्छेद 338 ए जो है ये एसटी से संबंधित है। तो इन तीनों को अपने हिसाब से याद रखें। मैं कैसे याद रखा हूँ कि जिसमें ए बी कुछ भी नहीं लगा है, जिसमें ए बी कुछ भी नहीं लगा है अनुसूचित जाति, है ना। जिसमें ए लग गया उसका अगला स्टेप जनजाति, और जिसमें बी लग गया सीधे बैक साइड ओबीसी, है ना। इस प्रकार से मैंने याद रखा है, आप भी रख सकते हैं। इनके अध्यक्ष भी कुछ चेंज हुए हैं, जैसे ओबीसी वाले जो हैं, जो आपके आर्टिकल 338 बी में है ओबीसी वाला अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इनके अध्यक्ष जो हैं बदल गए हैं। पहले भगवान लाल सैनी जो है इनके अध्यक्ष थे, अब गंगाराम अहीरे जो है ओबीसी वाले संस्था का अध्यक्ष हो गए हैं। अनुसूचित जाति वाले संस्था का अध्यक्ष विजय सांपला अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं, इनका कार्यकाल बढ़ोतरी कर दिया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है, थोड़ा युद्ध कला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? टू व्हिच स्टेट इज द थोड़ा युद्ध कला डांस रिलेटेड? तो भैया ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है थोड़ा, ये भी युद्ध कला जैसे मतलब युद्ध संबंधी नृत्य है। डंडा नाच भी हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में नाट्य नृत्य भी होता है। हिमाचल प्रदेश में लोसार महोत्सव भी होता है। लोसार महोत्सव 3 जगह बताया हूँ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें हिमाचल प्रदेश में भी हो सकता है, ठीक है। पीन वैली नेशनल पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अटल सुरंग प्रीवियसली इसका नाम क्या था, रोहतांग सुरंग, तो ये भी आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में 2022 के लास्ट में चुनाव हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस का सरकार बना था, सुखविंदर सिंह सुक्खू, है ना। और अभी अभी राज्यपाल चेंज होके कौन बन गए हैं, शिव प्रसाद शुक्ला। पहले कौन थे, अर्लेकर साहब, और अर्लेकर साहब वर्तमान में कहाँ का राज्यपाल बन गए हैं, तो बिहार का, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, युद्ध संबंधी नृत्य जो है आपका, मैंने कलारी पट्टू का नाम मैंने आपको बताया था।
कलारी पट्टू जो है ये आपका साउथ में जो है युद्ध संबंधी नृत्य है, मार्शल आर्ट का फॉर्म है, विशेषकर केरला में। देखिए एक पट्टू नृत्य भी होता है, पट्टू। तो पट्टू जो है ये श्रीलंका वगैरह में भी हो सकता है, ये मार्शल आर्ट के जैसे ही नृत्य होती है पट्टू, है ना। तो ये श्रीलंका वगैरह में कलारी पट्टू जो है ये साउथ में, खास करके केरला में। थांगटा मैंने बता रखा है, थांगटा, थांगटा जो है ये मणिपुर में। और अभी अभी आपने देखा कि ये था आपका थोड़ा, ये कहाँ पे होता है, हिमाचल प्रदेश में। एक नृत्य का डायरेक्ट नाम ही युद्ध नृत्य है जो आपका होता है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। इसे मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, BBC 2022 इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? Which player was given the title of 2022 BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? तो भैया ये मीराबाई चानू दूसरी वर्ष लगातार ये BBC, है ना, BBC वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई है। तो इसे ध्यान रखें मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू भारतीय राज्य मणिपुर से बिलोंग करती है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला रजत पदक दिलाया था, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला रजत पदक दिलाया था और यहीं से खाता पदकों का श्री गणेश हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मीराबाई चानू बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो हुआ है, यहाँ पे भारत को 61 पदक मिले हैं, जिसमें से गोल्ड जो है ये गोल्ड मीराबाई चानू ने भी जीती है। इसके अलावा BBC पैरा ऑफ द ईयर मतलब क्या है, BBC पैरा वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए जो है भवीना पटेल टेबल टेनिस खेलती है, इनको चुना गया है पैरा खिलाड़ी में, ठीक है। इसके अलावा नीतू घनघस को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है BBC ने, है ना। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना है? नीतू घनघस को। नीतू घनघस क्या खेलती है? तो ये पेशेवर महिला बॉक्सर है, पहला बॉक्सर है, ठीक है। और अभी इन्होंने भी गोल्ड जीता है वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, जिसकी आयोजन दिल्ली में हुआ है। यहाँ पे 4 पदक जीते हैं 4 महिला भारत के, नीतू घनघस, स्वीटी बुरा, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहन। ये चारों एक एक गोल्ड अपने नाम करी है ना। इसके अलावा ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, इन व्हिच स्टेट इज द ब्लैक बक नेशनल पार्क लोकेटेड? तो भैया ये गुजरात में स्थित है। गुजरात के अन्य नेशनल पार्कों में जैसे बंसदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। अच्छा, गिर नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है कि किसके लिए जो है ये विशेष फेमस है, तो गिर जो है शेर के लिए फेमस है जी, है ना। मरीन नेशनल पार्क ये भी आपके गुजरात में ही स्थित है ना। मरीन नेशनल पार्क जो है ये भी आपके गुजरात में ही स्थित है। तो इन तीनों को जरूर ध्यान रखें। गुजरात में आप पालीताना का जैन मंदिर याद रख सकते हैं। गुजरात में करेंट अफेयर्स CNG टर्मिनल भावनगर में याद रख सकते हैं। गुजरात में जो है हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा याद रख सकते हैं। गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी याद रख सकते हैं, है ना। गुजरात में और क्या याद रख सकते हैं? कच्छ का रण याद रख सकते हैं, है ना। तो ये सभी बात जो है आपके गुजरात में साबरमती आश्रम याद रख सकते हैं। गुजरात से खेरा सत्याग्रह 1818 याद रख सकते हैं महात्मा गांधी का। तो ये सभी के सभी बात जो है आप गुजरात से याद रख सकते हैं। अमरो गुजरात। इसके अलावा अगला प्रश्न है, सुनंदा नायर का संबंध किस नृत्य से है? सुनंदा नायर इज रिलेटेड टू व्हिच डांस? तो ये भैया मोहिनी अट्टम करती थी सुनंदा नायर जी, है ना। गुरु कंचू कुरूप गोपीनाथ, है ना। ये है कोटकचल शिवरामन कथकली से संबंधित है, ठीक है। देखिए गुरु कुंचु कुरूप अलग पर्सन है, गोपीनाथ कोटक्कल अलग पर्सन है, शिवरमन अलग पर्सन है। ये तीनों कथकली से संबंधित है। बाद बाकी जो किताब में सीधे सीधे लिखा है वो तो आप जानते ही है, कथकली के कैरेक्टर, ठीक है। कथकली कहाँ का नृत्य है भाई? तो ये केरल का नृत्य है भाई। केरल में कौन से 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं? तो एक तो मोहिनी अट्टम और एक तो केरल। मोहिनी अट्टम में किसकी पूजा होती है? भगवान लीलाधर विष्णु की, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, ये सभी के सभी जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित है। टी बाला सरस्वती नहीं है, हाँ टी बाला सरस्वती भी लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है। टी बाला सरस्वती भैया सोनल मानसिंह में स्टार लगा दीजिएगा। सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती है, यहाँ पे है ओडिसी, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। गुरु पंकज चरण दास
गुरु केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, सुजाता महापात्रा, है ना। इसके अलावा शेरोन लोवेन, इंद्रानी रहमान, ये सभी के सभी जो है आपके ओडिसी नृत्य के प्रमुख नर्तक और नर्तकी हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। इसके अलावा नैना, सुवर्णा, रंगा, दर्शना, ये झावेरी बहन है, ये 4 बहन थी, है ना, जिसमें से दर्शना का मैंने आज ही बात करा कि ये सबसे छोटी बहन थी जिसे 2002 में पद्मश्री दिया गया था, है ना। तो और गुरु विपिन सिंह, ये गुरु अमली सिंह, आतंब सिंह, है ना। इसके अलावा चारू माथुर, कलावती देवी, ये सभी के सभी जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी में आपका राधा रानी और कृष्ण जी का जो है पूजा होता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, ये सब मोहिनी अट्टम से संबंधित है, जो एक प्रश्न का बेस भी है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? बाय व्हाट इज सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो भैया ये फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा जो है किया जाता है। आपने ये वाला जरूर देखा होगा, लोगों के छत पे ना धूप में सुखाता रहता है, देखिए ये वाला, इसमें काला काला ऐसे शतरंज के घर के जैसे चौकोर बने होते हैं। ये क्या है ना, क्या है आप ही बताइए क्या है ना। तो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है। फोटोवोल्टिक सेल सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और आपसे खाली एक क्वेश्चन और एग्जामिनर खेलता है कि सेल में क्या होता है, तो भैया सेल में रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो खाली सेल की बात करेगा तब, क्योंकि सेल के अंदर रासायनिक तत्व भरे जाते हैं, जैसे अमोनियम, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब आपके भरे रहते हैं, ठीक है। तो अंदर रिएक्शन होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये तो खाली सेल की बात हो गई, खाली सेल की बात तो हो गई, है ना। लेकिन जैसे ही सौर ऊर्जा की बात हो, है ना, तो सौर ऊर्जा भैया सूर्य से लेके करता है अंदर। सोलर जो बैटरी वगैरह होता है, इसमें जो है अर्धचालक का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अभी एक लिथियम आयन बैटरी की भी भंडार इंडिया में जो है लगाया जा रहा है, अभी लग जाएगा तो मैं बताऊंगा। इसके अलावा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, ये बात तो आप जानते ही हैं। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को रोटेट करने लगता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। देखिए लिथियम आयन भंडार जो है ना, ये कई जगह प्रतिस्थापित किए गए हैं, लेकिन पूरा तरीके से जो है कैमरे में मतलब फोकस में नहीं आया है ना। तो इसीलिए भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी जो चीज़ आप विद्युत मोटर में पढ़ते हो उसका जस्ट उल्टा जो है आपको पढ़ देना है, किसमें? डायनेमो में। और डायनेमो क्या होता है मैं बता चुका हूँ। गांव घर में पहले साइकिल में मोटरसाइकिल कम हुआ करता था, क्योंकि शादी में इतने दहेज नहीं मिला करते थे, गुड़ लगाए में मोटरसाइकिल, तो लोग साइकिल से ही यात्रा करते थे, तो रात में लाइट की ज़रूरत पड़ती थी, तो डायनेमो का इस्तेमाल साइकिल में किया जाता था कि साइकिल के जो रिम होती है, जो चक्का में फिट रहता है रिम, जो आपका लोखंड वाला होता है, तो इसमें एक ब्रश लगी होती थी कार्बन की। जब ये घूमेगी तो इस कार्बन की ब्रश इससे टकराता था जी, है ना, और इससे जो आवेश उत्पन्न होता था, इससे आगे एक बल्ब जलाया जाता था, डायनेमो। इस पद्धति को डायनेमो कहते हैं कि भैया यांत्रिक ऊर्जा ये रोटेट हो रहा है, इसको हम इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। ये मोटे मोटे तौर पे अन्य भी चीज़ लगते हैं, ऐसा नहीं कि खाली वो ब्रश लगा दीजिएगा तो जल जाएगा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द मोती मस्जिद ऑफ आगरा? तो इन्होंने जो है शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के काल को मुगल काल का स्थापत्य कला में स्वर्ण युग माना गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। शाहजहां जो है गद्दी पे 1627 ईस्वी में बैठे थे, ठीक है। और ये किसके पुत्र हैं? तो ये सलीम के पुत्र हैं, जहांगीर के पुत्र हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा दिल्ली में के लाल किले में भी एगो मोती मस्जिद है, तो इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। और जो आगरा में मोती मस्जिद है वो करवाया था आपका शाहजहां ने, दोनों बात ध्यान रखना। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो बाद में चल के ये मोहम्मद गोरी से जुड़े हुए थे, इनके गुलाम थे, बाद में चल के जो है ये गुलाम वंश के संस्थापक बनते हैं। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है ना,
कुतुब मीनार, उसकी नींव रखी थी, लेकिन ये बनाने से पहले ही चल बसे। इसे लाख वक्स कहा जाता था। ये घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय मरा। अब मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि जब चौगान खेल रहे थे तो घोड़ा पे क्या करने गए थे। ठीक है, इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था, है ना। इसे जो ध्वस्त है बख्तियार खिलजी ने करवाया था। ये बिहार में स्थित है जी, नालंदा, है ना। बराबर की गुफाएं बिहार में है। आज मैंने बिहार का बहुत सारा चीज़ बताया क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़े लेवल का पर्यटन स्थल तो है नहीं कि लोग बहुत दिन सैलानी जो है भीड़ लगाए रहते हैं, ऐसा नहीं है। कम लोग जाते हैं, इसीलिए जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, मीरात उल अखबार नामक पत्रिकाएं का संपादन किसने किया था। आज हमने पुरानी पत्रिकाएं लिए हैं जो फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित हैं। हु एडिटेड द मैगजीन मीरात उल अखबार, आप जानते होंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन किया गया है। संवाद कमोदी भी राजा राम मोहन राय ने ही लिखे थे, ये 1821 में किए थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में कोलकाता के अंदर। इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा 1815 से भी जुड़े रहे थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये 1915 को 1815 कर लीजिएगा, 1915 तक में तो अनर्थ हो जाएगा। इसके अलावा बंगाल गजट आपने सुना होगा, ये देश के प्रथम समाचार पत्र है। जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया जाता है। राष्ट्र गोफ्तर दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी दोनों सम्मिलित रूप से। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, है ना। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की और कई पत्रिका हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे इंडियन ओपिनियन है, हरिजन है, यंग इंडिया है ना। ये सभी के सभी महात्मा गांधी के हैं। इनकी आत्मकथा भी है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना। तो ये सब महात्मा गांधी की पुस्तक है। नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। 1915 में 9 जनवरी को जो है साउथ अफ्रीका से लौटे थे। उस समय लगभग इनका 46 वर्ष उम्र था, है ना। लौटते ही सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे, बिहार के चंपारण में। फिर बर्दा आंदोलन, अहमदाबाद वाली आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद जो दांडी मार्च 1930, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सब गांधी जी के सक्रिय आंदोलन रहे इंडिया के अंदर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए थे। 1932 में गांधी अम्बेडकर के बीच पूना समझौता भी होता है। तो ये सभी के सभी बात जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको गांधी जी के रिलेशन में भी, क्योंकि इन्हें अपन नहीं भूल सकते। ये एग्जामिनर भूल सकता है एक आध शिफ्ट में, लेकिन हम भूल देंगे तो गलती हो जाएगी, है ना। हमको कुछ भी नहीं भूलना है, हमको तो सबको साथ में लेके चलना है ना। इसके अलावा जो 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, मैं 2-3 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको ध्यान नहीं रखना। आपको ध्यान रखना है, कितना चीज़ ध्यान रखना है। विजेता महाराष्ट्र थे। फैक्ट जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, विजेता महाराष्ट्र 161 पदक प्राप्त किए थे महाराष्ट्र, 56 को गोल्ड प्राप्त किए थे महाराष्ट्र, है ना। इसके अलावा 8 शहरों में कराए गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-2023। इसके अलावा इससे पहले वाला जो है हरियाणा में कराए गए थे, पंचकुला में, है ना। इसके अलावा पहला 2018 में नई दिल्ली में कराए गए थे। तो ये सब कुछ रखना है आपको खेलो इंडिया यूथ गेम से, जो है आपके मोटे मोटे आंकड़े, है ना। इसके अलावा गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, व्हाट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर, तो भैया जूट को कहा जाता है। जूट सन, है ना, जूट जिसके रस्सी वगैरह बन जाते हैं, झोला वगैरह बन जाते हैं। सुतरी वाला बोरा जो इसमें चीनी आता है और जूट का ही बना होता है। तो ये सब जूट का जो है, इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और बांग्लादेश का दूसरा स्थान है। ये आंकड़ा जो है ना, ये बदलता रहता है, कभी भारत के पास कभी बांग्लादेश के पास, पहला और दूसरा। ये विश्व में एकाधिकार वाले 2 देश हैं। वर्तमान में भारत जो है पहला स्थान पे और बांग्लादेश जो है दूसरा स्थान पे है। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में जूट की सर्वाधिक उत्पादन होती है, क्योंकि जहाँ जूट की उत्पादन होना है वहाँ पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इसे सराने के लिए पानी में रखा जाता है काटने के बाद, इस फसल को तैयार करने के लिए। क्योंकि हमारे गाँव में भी होता है, तो मैं भी देखता हूँ, हमारे घर में तो नहीं करते हैं लेकिन अगल बगल में लोग करते हैं, तो हम देखते हैं, है ना। इसके अलावा कपास की उत्पादन जो है ये काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टा कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसे ब्लैक चेरनोजम कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से होता है आपका काली मिट्टी का निर्माण। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे इसमें किसकी ज़्यादा जो है पाई जाती है, तो ह्यूमस जो है ये ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी के अंदर। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि ये कपास की खेती सर्वप्रथम कौन किए थे, तो आपको बताना है हड़प्पा वासी सबसे पहले कपास को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, इनकी खेती किए थे। ठीक है,
काटन भैया कपास महाराष्ट्र में बहुत होता है, नासिक के आसपास। रामागुंडम बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? रामागुंडम डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है रामागुंडम। देखिए रामागुंडम जो है यहाँ पे जो है आपका परमाणु बिजली घर भी है और ये आपका बांध परियोजना भी है। तो रामागुंडम बांध परियोजना जो है ये आपका गोदावरी नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। श्री सैलम बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर ये भी है। श्री सैलम जो है बांध परियोजना, श्री सैलम, है ना। श्री सैलम जो है जगह का नाम है, जैसे आपने नागार्जुन टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा, नागार्जुन टाइगर रिजर्व, ये भी श्री सैलम आंध्र प्रदेश में ही है, जो इंडिया के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका नाम से ये स्पष्ट है कि कहाँ होगा, लेकिन नदी ध्यान रखना ये कृष्णा नदी पर है। जैकेबारी परियोजना ये भी गोदावरी नदी पे है जी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो त्रिमकेश्वर से निकलती है नासिक के पास से और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। मैंने कल बताया था कि भाई डिफ्रेंशिएट करके कि जो हिमालयन नदी है और जो आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी ज़्यादा पुरानी है, इसीलिए थोड़ा इसकी गति कम हो गई है, बुढ़ापा में आदमी कम चलता बुलता है, ठीक है। इसके अलावा इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना जो है ये पेरियार नदी पे केरल में स्थित है, कई दफ़ा पूछा गया है। कुंडला बांध परियोजना ये केरल में है ना। कोयना बांध महाराष्ट्र में, ये सब आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी दोनों ऑप्शन में है, तो राइट बहुत अच्छा है, खाली भागीरथी है तो भी आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा भाखरा नांगल बांध परियोजना ये सतलज नदी पे है। बगलिहार बांध परियोजना चिनाव नदी पर है, चुनाव नदी पर, चिनाव है ना, चिनाव इसका नाम है, चिनाव, है ना, ये जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इन नीचे वाले जो 2 लाइन है यहाँ से कुछ और सीखने को है। टिहरी बांध परियोजना जो है ये हाईएस्ट बांध परियोजना है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला जो है बांध परियोजना इंडिया के अंदर। भाखला नांगल बांध परियोजना ये सबसे ऊंची बांध परियोजना है गुरुत्वीय बांध में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा हीराकुंड बांध परियोजना ये सबसे लंबी बांध परियोजना है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, ये मैं बता चुका हूँ। कहाँ से निकलता है नदी? छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड इन एग्रो एस्ट्रोलॉजी? ये थोड़ा ये वाला रॉ की मात्रा काट दीजिएगा, एग्रो एस्ट्रोलॉजी होता है, ठीक है। तो ये घास फूस की अध्ययन होता है जी, घास फूस की अध्ययन होती है आपका किसमें? एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा एंथोलॉजी में क्या अध्ययन होता है भैया? तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी, यानी फूलों का अध्ययन को जो है एंथोलॉजी कहा जाता है। साइनोलॉजी डॉग्स के अध्ययन कहते हैं, वैज्ञानिक स्तर पर इनका अध्ययन किया जाता है, कुत्तों का। इसके अलावा साइटोलॉजी ये सेल का अध्ययन होता है साइंटिफिक तरीके से। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पक्षी की बात आई तो बता दिया। तो ऑर्निथोलॉजी किसे कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, पक्षी से याद आ गया मुझे, सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादन मतलब कपोत उत्पादन कर सके, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मैं आपको सीधे भाषा में समझाऊं तो ये प्रश्न ये था कि जनरली जो है मादा पक्षी ही अपने बच्चे को दूध पिलाता है, ठीक है। मादा पक्षी जो है ये अपने बच्चे को दूध पिला सकता है, लेकिन ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके नर पक्षी भी अपने बच्चे को दूध पिला सकता है? इस प्रकार से ये क्वेश्चन अगर सिद्ध हिंदी में इसे रूपांतरण किया जाए तो बनेगा, क्योंकि एसएससी का हिंदी थोड़ा जटिल रहता है, ठीक है। तो ये भैया कबूतर है, कबूतर नर और मादा दोनों जो है दूध पिला सकते हैं अपने बच्चे को, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। कबूतर को रखिएगा, ठीक है, कबूतर को, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न की तरफ मतलब पॉइंट की तरफ चलते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मिट्टियों का अध्ययन होता है। स्टडी ऑफ सोइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। न्यूरोलॉजी, आपने न्यूरोलॉजी अस्पताल वगैरह में देख लेंगे, न्यूरो सर्जन, है ना। तो ये तंत्र के अध्ययन से संबंधित है न्यूरोलॉजी, है ना। अच्छा, किसी को पोलियो लग जाती है तो कौन सा अंग खराब होता है? तो सबसे पहले तंत्र पे आघात करता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे चुना गया? हु वाज सिलेक्टेड एज द बेस्ट एक्ट्रेस एट द 67th
फिल्म फेयर अवार्ड 2022, है ना। तो ये भैया कीर्ति सेनन किसके लिए, मिमी के लिए, इसे जो है बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड जो है दिया गया है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह 83 के लिए कपिल देव के भूमिका में। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है शेरशाह विक्रम बत्रा वाला, आप जानते ही होंगे। इसमें जो है हमको लगता है सिद्धार्थ जो है ना, क्या नाम है इनका, सिद्धार्थ मल्होत्रा, है ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है हीरो है, ठीक है। इसके अलावा जो दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड 2022 के विजेताओं की सूची सेम है। तो दोनों जो है फिल्म फेयर अवार्ड और दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म 2022 की विजेताओं के लिस्ट दोनों सेम ही है। तो दोनों में से कोई एक याद रख लीजिए। बस दादा साहब फाल्के जो इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है, इसमें एक अवार्ड की और कैडर बड़ा है कि फिल्म ऑफ द ईयर। तो ये पुष्पा को घोषित किया गया था, झुकेगा नहीं, ये वाला पुष्पा है ना, कौन से वाला, अल्लू अर्जुन वाला, है ना, चंदन के वृक्ष वाला। कितना बेवकूफ़ बनाया है, 5 मिनट में पूरा जो है ट्रक लोड कर देते हैं भैया, बाहुबली है ये, है ना। इनके अलावा बेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है, बेलिंगटन कप इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। भैया बेलिंगटन कप जो है ये आपका संबंधित है हॉकी से। किससे, हॉकी से। आगा खां कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, नेहरू कप, बेटन कप है ये, बेटन कप, है ना, ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, ये सभी के सभी हॉकी से संबंधित है, हॉकी, है ना। इसके अलावा अपने को हॉकी में ही पहला गोल्ड मिला ओलंपिक के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा रोबर्ट्स कप, डुरंड कप, मर्डेका कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। जयलक्ष्मी कप टेबल टेनिस से संबंधित है। सुद्रीमन कप का नाम सुने आप, सुद्रीमन कप का सबसे अधिक बार चाइना ने जीता है भैया। फेडरेशन कप ये बास्केटबॉल से संबंधित है। राइडर कप, वॉकर कप गोल्फ से संबंधित है ना। आपसे बास्केटबॉल में खिलाड़ी भी पूछा जाता है, तो बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9, फुटबॉल में 11, रग्बी फुटबॉल में 15। ये जो भी बॉल वाला गेम है सभी का खिलाड़ी आपके सामने लिखा गया है, रिकॉल कीजिएगा। अगला प्रश्न, साकार खान को पद्मश्री 2012 में सम्मानित किया गया था पद्मश्री से, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। साकार खान वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2012 इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो भैया ये कमाइचा बजाते हैं। कमाइचा राजस्थान आदि के इलाके में कमाइचा जो है फेमस है जी, मध्य प्रदेश में भी लोग बजाते हैं कमाइचा, है ना। ये तार वाला है वाद्य यंत्र है, इसमें घोड़ा का जो बाल का भी इस्तेमाल किया जाता है। कमाइचा में एक ऐसा बड़ा जो है आपका कंटेनर रहता है और ऐसा लगा रहता है ना, ये वाला गोल रहता है, थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरी ड्राइंग तो आप जानते ही हैं, है ना, बहुत ही कमज़ोर है ना। तो कमाइचा से संबंधित है जी आपका कौन था ये, है ना, साकार खान जो है कमाइचा से संबंधित है। एक बार तो ये भी पूछे गए हैं कि कमाइचा निम्नलिखित में से क्या है। बहुत बच्चे ने जो है ना कमाइचा जो है किताब का नाम दे दिया, है ना। कमाइचा एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। और ये वाद्य यंत्र जैसे ही मैंने कहा कि भाई ये तार वाला वाद्य यंत्र है, तो आपके मन में आना चाहिए कि ये तंत्री वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र भी मैंने 3 प्रकार के बताए थे, तंत्री वाला, सुशीर वाला और घन वाला, है ना। तो एक घन वाद्य यंत्र होता है, सुशीर वाद्य यंत्र होता है और तंत्री वाद्य यंत्र होता है। मैंने बताया था कि जो भी मुंह से फूंक के बजाते हैं, यानी हवा से बजती है, वो भी मुंह से इस्तेमाल करके, तो ऐसे को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं जी। जो भी ठोक के बजाते हैं जैसे मजीरा, झैल, ये सब को घन वाद्य यंत्र कहते हैं। और जो आपका तार से यानी कंपन से बजती है, इसे हम तंत्री वाद्य यंत्र कहते हैं। तो ये तीनों कैडर के वाद्य यंत्र आप चुटकी में याद रख सकते हैं। इसके अलावा सुकूर खान, सबरी खान, राम नारायण पंडित, है ना, ये सभी के सभी सारंगी से संबंधित है। बाद बाकी पहले वाले वीडियो में हमने कुछ दे ही दिए थे एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, ये भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो आपको सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक अगर याद हो तो उनके अलावा सभी बैंक प्राइवेट हो जाएंगे या सहकारी बैंक हो जाएंगे भैया, है कि नहीं, बात तो सही है ना। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक, है ना। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसे ही ध्यान में रख लें कि कौन कौन है। तो मैं आपको बताऊं, SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये सब कुछ गिने चुने बैंक जो है ये पब्लिक सेक्टर के बैंक है, सेंट्रल बैंक है ना। इसके बाद ओरिएंटल बैंक है, ओरिएंटल, है ना, ये ओरिएंटल बैंक तो हालांकि इसमें पंजाब नेशनल में आ गया है। इसके अलावा आपका इसके अलावा भी कई सारे बैंक है जो आपके केंद्रीय बैंक है, बाद बाकी जो है सब के सब जो है प्राइवेट बैंक में आ जाएंगे। आइए, ICICI बैंक ये भी प्राइवेट बैंक है, विजय लक्ष्मी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, RBL बैंक, सारस्वत बैंक, है ना, ये सभी के सभी प्राइवेट बैंकों में से हैं, है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखें,
है ना। HDFC भी लिख लीजिएगा, HDFC भी प्राइवेट ही है। IDFC फर्स्ट बैंक भी प्राइवेट ही है, IDFC फर्स्ट बैंक, है ना। IDFC फर्स्ट बैंक अभी अभी एक कारनामा किया है ना, दिसंबर 2022 में शायद किया था। ये स्टिकर वाला डेबिट कार्ड चलाएगा जी, IDBA फर्स्ट बैंक, ये पहला ऐसा बैंक होगा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देश में सार्वजनिक क्षेत्र के यानी जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है ये मात्र 12 बैंक है, क्योंकि अधिकांश बैंकों का विलय हो गया। 2020 में भी कई सारे बैंकों के विलय हो गए, है ना, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये आपका जो है आगे इनमें पंजाब नेशनल बैंक में, है ना। तो ये सब जो है आपका। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक आपका मिल गया, सिंडिकेट बैंक जो पहले अलग हुआ करता था, है ना। इसके अलावा जो आपका ये बैंक ऑफ बड़ौदा में आ गया सिंडिकेट बैंक, है ना, देना बैंक भी आ गया। इसके अलावा बैंक का पहली बार राष्ट्रीयकरण जो है ये 1969 में 14 बैंकों का हुआ था, इंदिरा गांधी के समय 19 जुलाई को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था 6 बैंकों का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत की जो केंद्रीय बैंक है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है तथा अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है। ग्रुप डी के एग्जाम में ये वाला जो है टर्म पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अंतिम ऋणदाता बैंक किसे कहा जाता है, तो RBI को कहा जाता है। RBI जो है किस प्रणाली के आधार पर नोट छापती है, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर नोट छापने का काम करती है। वर्तमान जो गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं, और इसे बेस्ट गवर्नर का अवार्ड भी दिया गया है, लेकिन ये बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर हो जाएगा, इसीलिए आपके एग्जाम में ये नहीं आएगी, ठीक है। पेमेंट विजन 2025, ई रुपेज, ये सब जो है RBI की पहल है। RBI जो है यंग हिल्टन आयोग के द्वारा स्थापित किया गया था 1935 के अंदर, और 1949 के अंदर इनकी राष्ट्रीयकरण करी गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है। बैंक दर, रेपो रेट, CRR, SLR ये सब तय करने का काम जो है RBI का प्रमुख काम है ना। ये सब ध्यान थोड़ा सा रखेंगे। 1 रुपये की नोट पे वित्त सचिव भारत सरकार, अन्य सभी नोट पे RBI के गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा नवंबर 2022 में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो देना बैंक का किस में विलय हुआ है, जैसे मुझे याद आ रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है। इसके अलावा नवंबर 2022 में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया, तो ये अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, जो कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है अब्दुल कलाम द्वीप। इसका पहला नाम क्या हुआ करता था, तो व्हीलर द्वीप, इन्हीं का नाम बदल के कलाम साहब के नाम पे जो है अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, उड़ीसा में है। अभी अभी अग्नि 3 मिसाइल का जो है परीक्षण यहीं से करा गया है ना। हालांकि ये 2022 के लास्ट में ही करे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। उड़ीसा में एक ब्लू फ्लैग जानते हैं ना क्या होता है, मैं बिहार SSC के प्रैक्टिस सेट के दौरान पढ़ा चुका हूँ कि इंडिया में जो है खिदमत और थुंदी 2 नए ब्लू फ्लैग वाला जो है समुद्री बीजेज जो है बने थे। तो ये ब्लू फ्लैग क्या होती है कि ऐसा समुद्री बीज जो भाई पर्यावरण को जो है संतुलित रखने में मदद करते हैं, साफ सफाई है या फिर जो भी क्राइटेरिया है वो फॉलो करता है, तो उसे एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है जिसे ब्लू फ्लैग कहते हैं, है ना। तो ये ब्लू फ्लैग प्राप्त है आपका गोल्डन बीच। ये गोल्डन बीच कहाँ है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। अग्नि 3 को किसने बनाया भैया, DRDO ने बनाया है। DRDO किससे संबंधित है, रक्षा विभाग से संबंधित है। मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को हुई थी। CRPF के एग्जाम में DRDO की स्थापना दिवस पूछा था, तो 1 जनवरी होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके वर्तमान अध्यक्ष G सतीश रेड्डी के जगह पे समीर V कामत को बनाया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के जो है प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और कल से जो है आपको CGL का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अभी ड्यूटी का थोड़ा उलटफेर चल रहा था। मेरी मॉर्निंग ड्यूटी था, तो आप ही सोचिए जो आदमी 7 बजे जाएगा 5 बजे आएगा तो कब 2-3 वीडियो मेक कर पाएगा। तो मैं टाइम निकाल के कर पा रहा था, है ना। तो अब जो है कल से आपको CGL की भी वीडियो मिलेगी, है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।